दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, जिसमें हमने आपको 17 चैप्टर पढ़ा दिया था, जिसका आपके ओटी बाकी थे। चैप्टर नंबर 17 के ओटी और 18 चैप्टर के बचे हुए शेष क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टडीज जुड़ना चाहते हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन स्टडी आपकी जो है ना कल यानी आपकी 14 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारे ऑनलाइन स्टडी से आपको जुड़ने के लिए आपकी एग्रोटेक स्टडी जो चैनल है उसके द्वारा हम ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, जिसमें आपको गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना होगा। कौन सा ऐप है आपका भाई? गूगल मीट ऐप। ठीक है ना। आपको कल से यानी आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसका आपका डेमो दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है दोस्तों, और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हमने लिया है 17 जो चैप्टर है उसके कुछ ओटी बचे हुए थे, जिसमें से आपका एक ओटी आना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो उसके बारे में हम आज थोड़ा लेके आए। ठीक है दोस्तों, ओटी देख लेते हैं। पहला ओटी आपका किण्वन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। बिल्कुल, आपकी जो किण्वन की क्रिया होती है उसमें किसका विघटन होता है? उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटता है। किण्वन की क्रिया क्या होती है कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देते हैं आपके एसिटिक अम्ल में, यानी वो आपकी क्या कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है। दूसरा है फल परीक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता कितनी होती है? तो 60 से 65% आपकी सांद्रता होती है। कितने प्रतिशत? 60 से 65% आपके फल परीक्षण की सांद्रता होती है। तीसरा पॉइंट है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी CFTRA सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये दोस्तों मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट एक रासायनिक परिरक्षक होता है। बिल्कुल, आपका जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है यह आपका एक रासायनिक परिरक्षक है जो आपकी फल एवं सब्जियों को परिरक्षित करके रखता है, इससे वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुकंदर की डिब्बाबंदी में पॉलिश युक्त डिब्बे प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल, चुकंदर जो होता है उसको डिब्बाबंदी यानी उसको आप कह सकते हो कैनिंग करके रखने के लिए पॉलिश युक्त डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। कौन से डिब्बों का? जो आपके पॉलिश युक्त डिब्बे होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर पॉलिश युक्त डिब्बे यूज नहीं करते तो वो क्रिया कर जाता है बाकी और जो चीज़ें होती हैं उनके साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। फलों एवं सब्जियों को चूने के पानी में 2 से 3 घंटे तक डुबोने की क्रिया फार्मिंग कहलाती है। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, आपका चैप्टर नंबर 17 जब चल रहा था, कि फल एवं सब्जियों को चूने के पानी में 2 से 3 घंटे तक डुबोने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है खट्टे फलों को सोडियम बेंजोएट द्वारा परिरक्षित करते हैं। बिल्कुल, आपके जो खट्टे फल हैं उनको अगर आप परिरक्षित कर रहे हो, उनसे जैसे आप अचार बना रहे हो, खट्टा फल है, और भी आप चीज़ें बना रहे हो, तो जैसे आपका आंवला भी एक खट्टा फल होता है, उससे आप जो भी बना रहे हो आगे पदार्थ, जो भी आपको अचार बनाना है, बहुत सारे पदार्थ आपके जैसे नींबू है वो भी खट्टा हो। कहने का मतलब मेरा ये है, खट्टे फलों को परिरक्षित करने के लिए आप सोडियम बेंजोएट जो आपका रासायनिक परिरक्षक होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट है सब्जियों को सुखाते समय उनमें 7 से 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अगर आप सब्जियों को क्या कर रहे हो? सुखा रहे हो। सब्जी को सुखा रहे हो तो आपको यहाँ तक सुखाना चाहिए कि उनमें जो नमी की मात्रा है, जो मॉइस्चर परसेंट है, वो 7 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, 9वां पॉइंट है दोस्तों फल एवं सब्जी परिरक्षण के लिए नमक की जो सांद्रता है वो 15 से 20% होना चाहिए। बिल्कुल, कितने प्रतिशत होना चाहिए? 15 से 20% जो मात्रा है, जो सांद्रता है उसकी, वो उसमें कंसनट्रेट 15 to 20% होना चाहिए। जैसे मैंने चीनी का भी आपको बताया था कि चीनी का जो कंसनट्रेट है वो 60 से 65% होता है आपको फल एवं सब्जी परिरक्षण के लिए। 10वां पॉइंट है दोस्तों निर्जलीकरण में सब्जियों को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर ड्राई किया जाता है। प्रतिशत नहीं है, ध्यान रखें। निर्जलीकरण जो होता है आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन निर्जलीकरण और सुखाना में, तो बताया था उसमें 50 से 60 डिग्री ताप पर ड्राई उनको किया जाता है फल एवं सब्जियों को। ठीक है दोस्तों, तो 10
पॉइंट मैंने इसमें रखे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 17 चैप्टर का एक OT आपको आ जाएगा। आगे मैंने आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 18 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको मैं लेके आया हूँ, उनको हम लोग जानते हैं। अमरूद की जेली बनाने की आवश्यक सामग्री एवं विधि लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। चैप्टर नंबर 18 से काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका ये लास्ट चल रहा है, ये समझ लीजिए। मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर नंबर 18 से, बाकी ये आपका चल रहा है। दोस्तों आवश्यक सामग्री की बात करते हैं तो अमरूद आपके लिए 1 किलो अमरूद लेना है, चीनी 1 किलोग्राम, साइट्रिक अम्ल 5 ग्राम, और बाकी क्या क्या अपन को चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा, चाकू, भगोना, स्टॉप। ये आपके आवश्यक सामग्री है किसके लिए, जेली बनाने के लिए। अब बात करते हैं हम आगे विधि की, यानी मेथड। विधि में सबसे पहले जानते हैं फलों का चुनाव। तो दोस्तों स्वच्छ, ताजे एवं अधपके फलों का चुनाव करते हैं। ध्यान रखें इसमें आपको स्वच्छ, बिल्कुल आपके क्लीन होना चाहिए, आपके जो फल हैं अमरूद के ताज़े होना चाहिए, और फल इसमें अधपके होना चाहिए। आप जैम में पूर्णतः पके फल प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जेली में अपन को अधपके फलों का प्रयोग करना है। कौन से फलों का, आधे जो पक चुके हैं उन फलों का उपयोग करना है। फलों को साफ पानी से धोना है, धोकर के उनके टुकड़े कर लेना है। जो आपका अमरूद है उसको साफ पानी से आप सबसे पहले धो लीजिए, और धोने के बाद उनके टुकड़े काट लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर है पेक्टिन मिलाना। तो जानना है कि पेक्टिन निकालना क्या होता है, ये ध्यान है। पेक्टिन निकालना दूसरे नंबर पर है। तो भगोने में 1 से 1.5 लीटर पानी ले लें। कितना पानी, 1 से 1.5 लीटर पानी ले लें, और जो आपने 1 किलो अमरूद के लेकर टुकड़े किए हैं उनको 30 मिनट तक उस पानी में स्टॉप पर रख दीजिए भगोना को, और उनको उबालते रहिए, जिससे जो पेक्टिन आपके जो अमरूद के फलों में जो पाया जाएगा वो पानी में घुल जाता है। जितना भी पेक्टिन आपके फलों में होगा वो आपका किसमें, जो पानी आपने यूज कर रहे हैं 1 से 1.5 लीटर, उसमें घुल जाता है। अब बात करते हैं, इसे साफ कपड़े से छान लेते हैं। बिल्कुल आपने जो पेक्टिन लिया उसमें जो रस निकला, जो पेक्टिन आया, उस रस को क्या करिए, साफ कपड़े से छान लीजिए, यानी साफ कपड़े से उसको छान लेते हैं। तीसरे नंबर पे है चीनी मिलाना। देखो चीनी आपको कैसे मिलाना है, कितना मिलाना वो देखिए आप लोग। रस में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाते हैं, मतलब जितना उसमें पेक्टिन होगा उसी की अकॉर्डिंग हम उसमें चीनी की मात्रा को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, उत्तम श्रेणी का पेक्टिन है तो उसमें 1 किलोग्राम से फल से आपने लिया है तो 1 किलोग्राम उसमें चीनी मिला दीजिए। अगर मध्यम श्रेणी का पेक्टिन है, मध्यम श्रेणी का मतलब है, मतलब उसमें पेक्टिन की जो मात्रा है वो कम है रस में, तो उसमें आप चीनी की मात्रा 750 ग्राम चीनी मिलाते हैं। कितना ग्राम, 750 ग्राम चीनी मिलाते हैं। अब पेक्टिन की हम जांच कैसे करेंगे ये ध्यान रखना। पेक्टिन की जो जांच होती है उसके लिए आपको पेक्टिन कैसे जांचा जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पेक्टिन कैसे जाता है। वैसे एक मीटर आता है, उसके द्वारा भी हम जेल मीटर जो होता है ना उससे हम माप सकते हैं कि आपका कि उसमें पेक्टिन कितना है, जेल मीटर के द्वारा माप सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, पहले आप ध्यान रखना जेल मीटर के बारे में कि उसके द्वारा पेक्टिन माप सकते हैं। अगर पेक्टिन अच्छा है तो 1 किलोग्राम चीनी, और मध्यम है तो उसमें 750 ग्राम चीनी की मात्रा को मिलाते हैं। बात करते हैं आगे, चौथा पॉइंट है रस को पकाना। अब रस को कैसे पकाना वो देखिए। चीनी मिलाने के बाद रस को पकाते हैं, उबाल आने पर इसमें साइट्रिक अम्ल मिला देते हैं एवं मैल एवं झाग को हटा देते हैं। बिल्कुल रस को पकाना, आपने जो रस निकाला उस रस को अब क्या करना है, चीनी मिलाने के बाद उसमें चीनी मिला दीजिए जो भी मात्रा है, उसको मिलाने के बाद रस को फिर दोबारा आप स्टॉप पे रखिए और उसको पकाइए। उबाल आ जाए तो इसमें साइट्रिक अम्ल जो आपका खट्टा पदार्थ होता है उसको मिलाइए, और उसका ऊपर क्या होता है मैल एवं झाग आने लगते हैं तो मैल एवं झाग को आप हटा दीजिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कैसे चेक करेंगे वो देखिए। जेली बनाते समय अंतिम बिंदु का मतलब ये है, अंतिम बिंदु से आशय ये है कि जेली बन करके आपकी क्या हो गई है, तैयार हो गई है, ठीक है। तो जेली का जो अंतिम बिंदु होता है वो होता है आपका 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप, यानी 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप हो गया तो समझ लीजिए आपकी जेली बन करके तैयार हो गई है। तो अंतिम बिंदु पर देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, या तो आप तापमापी का उपयोग करें, तापमापी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका एक मीटर आता है रिफ्रैक्टोमीटर। इस रिफ्रैक्टोमीटर से हम जांच सकते हैं या जान सकते हैं कि जेली बन करके तैयार हो गई है, ठीक है ना। इन दोनों का उपयोग करके हम तापमापी से तो आप तापमान चेक करोगे, तापमान चेक हो गया कि 221 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान हो गया तो जेली बन गई है, या आप रिफ्रैक्टोमीटर से चेक कर सकते हैं कि आपकी जेली बन करके तैयार हो गई, उसकी रीडिंग से हम पता कर लेंगे, ओके।
छठवां पॉइंट है दोस्तों पैकिंग एवं भंडारण। अब जेली आपकी बन गई तो उसको आपको पैकिंग करना है और उसको क्या करना है, स्टोरेज करके भंडारित करके रख देना है। तो तैयार जेली को क्या करना है, गर्म अवस्था में ही, ध्यान रखें जेली को हम गर्म अवस्था में ही जीवाणु रहित आपकी जो बोतलें, स्टेलाइज जो आपकी बोतल है उनमें भरकर रख देते हैं। कहाँ पर रख देते हैं, शुष्क स्थान पर उनको रखना है जहाँ पर आपको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर होने पर आप जो आपकी जेली आपने रखी है वो ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको पैकिंग एवं भंडारण उसका कर देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों जेली बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। आप जेली बना रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नलिखित अपन को सावधानी रखना है। सबसे पहली सावधानी है जेली बनाने के लिए स्वच्छ एवं ताज़े फलों का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, जेली बनाने के लिए स्वच्छ एवं ताज़े फलों का चुनाव करना चाहिए। अब जेली बनाने के लिए कैसे फल का, ये तो हमने पहले ही बता दिया, स्वच्छ यानी क्लीन ताज़े फल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाना चाहिए। बिल्कुल, आप जो जेली बना रहे हो तो उसमें जो आपकी, अगर आपने मेथड पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। जेली में चीनी पेक्टिन के अनुसार मिलाना चाहिए। पेक्टिन की जितनी मात्रा है, जैसे आपको बताया मैंने कि 1 किलो अमरूद से अगर आप जेली बना रहे हो और उत्तम श्रेणी का उसमें क्या है आपका पेक्टिन है, तो उसमें आप 1 किलोग्राम आपको चीनी की मात्रा प्रयोग करनी, और अगर मध्यम श्रेणी का तो 750 ग्राम आपको चीनी प्रयोग करनी। कहने का मतलब पेक्टिन के अनुसार उसमें आपको क्या मिलाना है, चीनी की मात्रा को मिलाना है। थर्ड है दोस्तों मैल एवं झाग को हटा देना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप मैल और झाग को नहीं हटाते हो उसमें से तो आपकी जेली पारदर्शक नहीं होगी, अपारदर्शक हो जाएगी। तो इस पे भी अपन को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है दोस्तों फलों का छिलका नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल, आप अमरूद लाए हो, अमरूद को साफ करना है, स्वच्छ अमरूद जो होते हैं उनको आपको काट करके सीधे आपको पानी में डाल करके और उनको उबालने रख देना है। उसका ऊपर का छिलका नहीं हटाना, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पांचवी जो सावधानी है वो कौन सी रखनी है अपन को, कि तैयार जेली को गर्म अवस्था में ही जीवाणु रहित बोतलों में भरना चाहिए। बिल्कुल, तैयार हो गई जेली तो उसको गर्म अवस्था में, अब नहीं है वो गर्मी होना चाहिए, उसी अवस्था में उसको जीवाणु रहित जो आपकी बोतल होती है, स्टेलाइज आपकी बोतल होती हैं, उनको भर के रख देना आपको चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके जेली बनाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए वो पॉइंट। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों जेली के अपारदर्शक होने के कारण लिखिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जेली अपारदर्शक हो जाती है तो क्यों हो जाती है, कि उसको एक पार से दूसरे पार मतलब देख नहीं सकते हम, है ना। तो कई कारण हो सकते हैं कि आपकी जेली अपारदर्शक हो जाती है, उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो जेली के कारण आपके जो हैं, सबसे पहला कारण है कच्चे फलों का प्रयोग करना। बिल्कुल, अगर हम जेली बनाने के लिए कच्चे फलों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जेली श्योर है, 100% श्योर है कि उस अपारदर्शक ही बनेगी। कच्चे फलों में पेक्टिन क्योंकि कम होता है। दूसरा है दोस्तों फलों के रस को अच्छी प्रकार साफ ना करना। बिल्कुल, उनमें जो आपका मैल होता है, झाग होता है, और अच्छी तरीके से फलों को क्लीन नहीं करते हैं और उनको ऐसे ही डाल देते हैं हम क्लीन ना करके, तो ये भी आपका दूसरा कारण बनता है कि जेली आपकी अपारदर्शक बन जाती है। तीसरा है जेली बनाते समय मैल व झाग को ना हटाना। ये भी कारण होता है कि ऊपर जो मैल आ जाता है, झाग आ जाते हैं साइट्रिक एसिड मिलाने के बाद, तो उसको अगर कोई नहीं हटाता है तो भी जेली आपकी अपारदर्शक बन जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों जेली को पूरी तरह से ना पकाना। बिल्कुल, जेली अगर कच्ची रह जाती है उसको पूरी तरीके से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप तक अगर नहीं उबाला गया तो आपकी जो जेली अधपकी रह जाएगी तो आपकी अपारदर्शक भी जेली हो जाएगी। उसको आप इधर से उधर नहीं देख सकते हो, मतलब अपारदर्शक आपकी जेली हो जाएगी और देखने में भी वो सही नहीं लगेगी, है ना। और पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों जेली को अधिक पकाना। बिल्कुल, अगर जेली को अधिक पकाएंगे, अधिक समय तक उसको पकाते रहेंगे तो कुछ समय ऐसा आ जाएगा, एक लिमिट होती है दोस्तों इसको जेली बनाने की, लिमिट से भी अगर बाहर गए, जैसे 221 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप मैंने बताया आपको, उससे भी अगर अधिक हुआ तो जेली आपकी ब्लैक बन जाएगी और काली हो जाएगी, इस वो अपारदर्शक भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर मुझे लगता है लगभग कंप्लीट है। इसमें से ये क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं बाद में आपको मेंशन करूंगा। क्वेश्चन का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, नींबू का स्क्वैश कैसे बनाते हैं, उसकी विधि और उसकी सावधानियाँ। ओके ना, तो वो ये क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर से। वैसे लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, 10 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों वीडियो में इससे लास्ट में बना चुका हूँ। ये
आपका मेरा इस चैप्टर से लास्ट वीडियो था। अब आपका 19वां चैप्टर लेके मैं आपको कल हाजिर हूँगा इसी आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और खुशखबरी मैंने आपको दी ही दी है कि हम कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आपको हम बता दिया है। गूगल मीट ऐप के द्वारा आपकी जो है कि आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। कल आपका डेमो है कितने बजे? दोपहर 1:30 बजे, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में से लिख के बताएं। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। नमस्कार।